नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे EMRS TGT वैकेंसी 2023 के बारे में। इसमें हॉस्टल वार्डन के भी पद हैं, लेकिन हमारा वीडियो वो TGT पर फोकस रहने वाला है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या फीस है, क्या इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, इस सब प्रकार की बातें इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी क्लियर हो जाएंगी। और मैं एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में आपका कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन जो बातें मैं वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो पहले सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बता रहा हूँ, आपने बिना सुने ही कमेंट में क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए तो उनका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर फीस का डिटेल दे रखा है, और ये आपने पीजीटी की वैकेंसी के संबंध में भी यदि ऑर्डर देखा हो, पिछले महीने आई थी तब, तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार का था। तो इसमें टीजीटी की वैकेंसी के लिए 1500 रुपये फीस है और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये फीस है। लेकिन इस फीस में SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए नीचे मेंशन किया गया है, इसमें उनके लिए फ्री रहेगा। यही पीजीटी और उसमें जो और पद आए थे लैब अटेंडेंट वगैरह के, उन सब के में भी यही प्रोसीजर था, यही फीस थी। खासतौर से मुझे पता है विद्यार्थी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई जो मैं ये देख रहा था कि यदि वीडियोस में पहले ही बातें कवर हैं, यदि और लोगों ने बना ही दिए हैं तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था कई बातों को लेकर, तो इसलिए मेरे पास मैसेज भी बहुत आए। तो टीजीटी के लिए देखिए 5660 वैकेंसी है, लेकिन इसमें आप जो थर्ड लैंग्वेज वगैरह के लिए जो है उनको मिलाकर फिर होती हैं, ये जो आपके मुख्य 6 सब्जेक्ट हैं उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। हॉस्टल वार्डन की मेल फीमेल की है, टोटली ये 6000 समथिंग पद हैं। फिर देखिए यहाँ पर हिंदी की 606 हैं, इंग्लिश की 671, मैथ्स की 686, SST की 670, साइंस की 678, ये 3311 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके थर्ड लैंग्वेज के लिए हैं, ये 12 थर्ड लैंग्वेज हैं, इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, 652 है। इसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत की हैं, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो खासतौर से ध्यान दें, उनकी अच्छी हैं। तेलुगु की बढ़िया वैकेंसी है इसके अंदर। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ये यहाँ पर टीजीटी में देखिए म्यूजिक, आर्ट और ये फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मेल फीमेल और लाइब्रेरियन के लिए ये 1697 पद ये हैं। तो इसलिए वो आपको संख्या ज़्यादा दिख रही थी, जबकि आपके जो मुख्य 6 सब्जेक्ट हैं उनके आपको कम वैकेंसीज है। लेकिन ये सब्जेक्ट तो ये भी हैं, सभी के वैकेंसीज आती हैं इसमें। और हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर मेल फीमेल के ये दिया गया है। अब देखिए इसमें जो मुख्य बात है उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसके अंदर हम धीरे धीरे चल पड़ेंगे। देखिए ये यहाँ पर सैलरी का दिया गया है, स्लैब वगैरह आप देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका OMRS बेस्ड पेन पेपर वाला होगा, यानी ये फॉर्म आपके शुरू में डेट दी गई थी 18 अगस्त तक आपको फॉर्म आप भर सकते हैं। और OMR बेस्ड पेन पेपर वाला एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम है वो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, यहाँ पर हाँ मीडियम ऑफ एग्जाम दिया गया है। मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा, तो आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम पैटर्न में 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ये, और फिर लैंग्वेज कॉम्पिटिशन्स के 30 मार्क्स के हैं। इस पहले देखिए आपने पीजीटी में देखा था, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के आते थे और उसमें 40-40% यानी पासिंग मार्क्स आपको लाने जरूरी होते थे, दोनों में अलग अलग। यहाँ पर एक रीजनल लैंग्वेज की बात और फंसा दी गई है। वो रीजनल लैंग्वेज किस प्रकार से, कौन सी 18 भाषाओं में से आप चुन सकते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपके इसमें टोटल 5 और ये छठा पार्ट यहाँ पर, ये जो जिसके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। सबसे पहले ये छठा पार्ट चेक होगा। यदि आप इसमें पासिंग मार्क्स लाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और जो आप एक और लैंग्वेज चुनेंगे उसके अंदर, उसमें यदि आप पासिंग मार्क्स लाते हैं सब में अलग अलग, तो आपके ऊपर वाले 5 पार्ट चेक होंगे और ऊपर वाले 5 पार्ट से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो जनरल अवेयरनेस है, इसमें 10 है। इसका सिलेबस अलग से दिया गया है, मैं डिस्कशन कर दूंगा, आप कमेंट में बता देना, यदि जरूरत समझे तो मैं कर दूंगा। रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की है, पीजीटी में 20 की थी, और हमने देखा था कि उसमें जो पीजीटी के साथ कई वैकेंसी आई थी, किसी में 10 की थी, किसी में 20 थी, से प्रिंसिपल में 10 ही क्वेश्चन थे। यानी ये जितने मार्क्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 है। तो ये इस हिसाब से दिए गए हैं 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। तो जनरल अवेयरनेस आएगी, इसमें आपके जो सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, तो आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में ही पढ़ना होगा, क्योंकि काफ़ी विस्तार हो जाता है जनरल अवेयरनेस का। फिर क्या मतलब समझे हम, बाकी हम सिलेबस में डिस्कस कर लेंगे इसको। रीजनिंग एबिलिटी है, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, पीजीटी में आपके 20 आएंगे। जैसे कि मैंने एक क्लास भी डाली थी विद्यार्थियों को
अमित सर जब पढ़ाते हैं तो सब कुछ समझ में आ ही जाता है। तो आप एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 पे देख सकते हैं, कभी आपको पढ़ना हो तो। बाकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप रीजनिंग की किताब लेके भी हल कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी, अलग अलग टॉपिक्स जो आपके दे रखे हैं सिलेबस में, हम डिस्कस कर लेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड है, आसान सा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और यहाँ पर पेडागोजी है, एक्टिविटी बेस्ड और स्टडी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, ये पेडागोजी होगी आपकी। और ये जो है खेलो इंडिया वाला, और ये सिर्फ पीईटी के लिए है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है उनके लिए है, वो आप सभी टीजीटी के लिए नहीं है। तो 80 नंबर का तो आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, पेडागोजी हो गई और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई। सब्जेक्ट आपका 65 का हो गया, फिर आपकी पेडागोजी 10 की हो गई, और फिर उसके बाद में आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5 की हो गई, ठीक है। और बाकी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी है उनके लिए सी की जगह यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। खेलो इंडिया वगैरह सबको नहीं करना है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, और ये 120 नंबर होगी, इससे आपकी मेरिट बनेगी। और जो लैंग्वेज वाला है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने अच्छे तरीके से समझा रखा है, बस इतना ही इंग्लिश में लिख रखा है, तो हिंदी भाषी लोग हैं उनको थोड़ा हो सकता है कम समझ में। अब ये देखिए, ये अब इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेंस में आपके एक तो हिंदी है, एक जनरल इंग्लिश है, और एक रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज आप कौन सी ले सकते हैं, तीनों के 10-10 नंबर, 10-10 क्वेश्चन आएंगे। अब रीजनल लैंग्वेज में 18 लैंग्वेज दे रखी हैं, इसमें बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीर, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु और उर्दू। अब मैं जानता हूं कि मेरे वीडियो देखने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनमें मैं कभी कभी देखता हूं कि कुछ गुजराती या कुछ बंगाली इस प्रकार के तो देख लेते हैं। बाकी जो विद्यार्थी हैं संथाली, तेलुगु वाले, साउथ इंडियन, सामान्य तौर पर हमारा वीडियो नहीं देखते। तो मैं जिन विद्यार्थियों को जानता हूँ उनमें से मुझे पता है कि उनके लिए बाकी 16 लैंग्वेज में वाले विद्यार्थी मेरे पास कम हैं। ज़्यादातर वही हैं जो हिंदी, जो उत्तर भारत या थोड़े से पश्चिमी भारत से संबंधित हैं, तो वो इंग्लिश और हिंदी में से ही चुनने की कोशिश करेंगे, खास तौर से हिंदी में। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हो सकता है इंग्लिश चुनने की कोशिश करें। अब आपके कन्फ्यूजन ये रहा होगा कि भाई इसमें अब हमने हिंदी और इंग्लिश तो पहली और दूसरी लैंग्वेज चुन ली, तो क्या हम तीसरी लैंग्वेज भी ये चुन सकते हैं? हाँ, आप दोबारा हिंदी और इंग्लिश चुन सकते हैं, तीसरी लैंग्वेज। लेकिन इसमें जो आपकी तीसरी लैंग्वेज होगी उसका आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जो थर्ड लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपका अच्छा मांगे, यानी आपके पहले जो आप हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए, हिंदी के 10 क्वेश्चन आए, इंग्लिश के, ये आते हैं बिल्कुल आसान, ये आसान आएंगे बिल्कुल। लेकिन इसके बाद में यदि आपने थर्ड लैंग्वेज के रूप में, ये जो रीजनल लैंग्वेज है इसके रूप में यदि आपने हिंदी या इंग्लिश चुना, उसके क्वेश्चन आपके टफ आएंगे, और उसमें से कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हो, मतलब बच कितने जाने चाहिए, 4-4 क्वेश्चन, यानी 40% आपके अलग अलग सब में होने चाहिए। बात समझ रहे हैं आप दोबारा हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रश्नों का स्तर है वो ऊपर वाले दोनों के प्रश्नों के स्तर से थोड़ा सा लेवल हाई होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। परसेंट आपको 40-40 लाने हैं सबके अंदर। ये चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई है, आपको इंग्लिश समझ में आती है और आप चाहते हैं कि आप एक बार दोबारा पढ़ लें तो आप इसमें देख सकते हैं। फिर ये हो गया सारा इनका। ये हॉस्टल वार्डन के लिए भी यही प्रक्रिया है कि जो हॉस्टल वार्डन वाला कोई देख रहा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ी सी इनके यहाँ पर चेंज है, जो सब्जेक्ट वाला है वो उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव वाला दूसरा आ गया, लेकिन मैंने इसको देखो ध्यान से पढ़ा नहीं है। हॉस्टल वार्डन वाले विद्यार्थी यदि देख रहे हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो मैंने नहीं पढ़ा है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने आपको 0.25 इसमें बता ही दी। और जो अब आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला है उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ, ताकि आपकी जो मुख्य समस्या है उसका हम सामना यहाँ पर कर सकें। एग्ज़ाम कब होगा वो बाद में पता चलेगा, और बाकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है ये यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ आ जाते हैं हम। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए। अब देखिए इसमें एज लिमिट 35 है, लेकिन नीचे किस किस को कितनी कितनी छूट दी गई है वो अलग से सारणी दी गई है, वो हम अभी देख लेंगे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज, ये एनसीईआरटी के जो एजुकेशन वाले कॉलेज होते हैं, जैसे अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है, एक शिलोंग में है शायद, उनमें, या फिर आप एनसीटी रिकॉग्नाइज कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपने 4 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड यदि आपने बीए बीएड या जो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला है वो किया है, तो आप इसमें एक शर्त आप पूरी कर लेते हैं। या आपने क्या किया हो, बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी ये तो आपकी ये सामान्य सी बात है, आपने या तो 4 साल वाला बीए
बीएड वाला प्रोग्राम किया हो क्योंकि उसमें आपकी ग्रेजुएशन हो गई, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो। अब सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग क्या समस्या है इसके अंदर वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ से हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करें टीजीटी हिंदी के लिए, तो आपको 3 साल का आपका जो डिग्री कोर्स है उसके अंदर आपकी हिंदी होनी चाहिए, बात समाप्त है। इंग्लिश इसी प्रकार का है, 3 साल में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बात आती है मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैथ्स वाले विद्यार्थियों के लिए मैथ्स और फिजिक्स होनी अनिवार्य है। यदि आप 3 सब्जेक्ट से कर रहे हैं, जो सामान्य हमारा बीएससी प्रोग्राम होता है, तो आपके पास मैथ्स और फिजिक्स तो होनी चाहिए। बाकी तीसरा सब्जेक्ट एक और होना चाहिए, वो किन में से हो सकता है? केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। यानी मैथमेटिक्स 1, फिजिक्स 2, बाकी इनमें से कोई एक होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास कॉम्बिनेशन बनता है, मैथ्स फिजिक्स मतलब होने ही होने चाहिए, बाकी इनमें से कोई एक। तो आप इसमें आप ये शर्त पूरी कर लेते हैं पहले वाली। फिर इस देखिए, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो लास्ट ईयर होता है उसमें 2 ही एग्जाम करवाती हैं, मतलब 3 सालों में आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होंगे, वो तो एक शर्त होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि लास्ट ईयर में 2 ही वो सब्जेक्ट के एग्जाम करवाती हैं। तो वैसी स्थिति में क्या आपको होना चाहिए, यहाँ पर एकदम क्लियरली यहाँ पर मैंशन किया गया है। In case of such universities which provide for only 2 subjects out of the 6, ऊपर 6 सब्जेक्ट आए हैं यहाँ पर, उनमें से 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में वो एग्जाम करवाती हैं उसका। तो वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, तो वहाँ पर आपके फाइनल ईयर में जो 2 सब्जेक्ट है वो मैथ्स और फिजिक्स ही होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखना। यदि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट के एग्जाम करवाती है, तो वो 2 सब्जेक्ट आपके मैथ्स और फिजिक्स ही होने चाहिए। बाकी जो 4 सब्जेक्ट बच गए, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो आपने 2 साल भी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, तो भी आपका चल जाएगा। ये बात यहाँ पर दी गई है। फाइनल ईयर में यदि 2 ही आपके सब्जेक्टों का एग्जाम हो रहा है, तो वो दोनों आपके मैथ्स और फिजिक्स ही होने चाहिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग है सिस्टम। यदि यही चीज़ आप उसमें देखेंगे साइंस वाले में, तो थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। बॉटनी जूलॉजी में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं साइंस के लिए और क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, मैथ्स वाले में ऑनर्स के लिए रह गया। यदि आपने ऑनर्स से पास किया है, तो देखिए फिजिक्स ऑनर्स या और कोई ऑनर्स आपने किया है, वो तो यहाँ पर अप्लाई ही नहीं कर सकता मैथ्स के लिए। मैथ्स में ऑनर्स होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए कि आपकी फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट क्या, एक तो आपके फिजिक्स, ये आपने 2 साल पढ़ा हो शुरू में, या फिर केमिस्ट्री, यहाँ पे देखिए ऑब्लिक लगा रखा है, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से भी कोई 2 साल पढ़ा हो। यानी ऑनर्स आपकी मैथमेटिक्स में है, 2 साल आपने फिजिक्स भी पढ़ा उसके साथ में, और 2 साल बाकी के जो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो, इनमें भी कोई एक आपने 2 साल पढ़ा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए, टीजीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर उसके बाद में बात करते हैं साइंस के लिए। अब साइंस में देखिए, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों में यदि आपने की है बीएससी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 3 साल पढ़ी है, वो एलिजिबल है। फिर उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के अंदर 2 ही सब्जेक्ट के एग्जाम करवाती हैं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो, तो आप यहाँ पर क्या दिया गया है कि फाइनल ईयर के अंदर यदि आपको 2 ही सब्जेक्ट के पेपर करवाती हो, तो यहाँ पर दिया गया है 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट। जैसे मैथ्स में क्या दिया गया था कि आपके मैथ्स और फिजिक्स ही होने चाहिए, यहाँ पर ऐसी शर्त नहीं है। आपके बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने फाइनल ईयर में दिए हैं, और बाकी का जो एक सब्जेक्ट बच गया वो आपने 3 साल भी इनके साथ साथ पढ़ा है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। इनमें से यदि आपने पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सारे पढ़े हैं, और फाइनल ईयर में इनमें से किसी 2 में आपके एग्जाम हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं ऑनर्स डिग्री। तो यदि ये जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तो यदि आपने उनमें से बॉटनी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में आपकी ऑनर्स डिग्री है, तो बाकी के 2 साल में आपके बाकी के दोनों सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। किसी एक में यदि आपकी इसमें ऑनर्स डिग्री है, तो बाकी की जो 2 सब्जेक्ट बच गए वो आपके 2-2 साल पढ़े हुए होने चाहिए। फिर बात आती है सोशल स्टडीज़ की। तो सोशल स्टडीज़ में आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक सब्जेक्ट यदि या तो आपने सिंपल बीए प्रोग्राम है आपका, तो सिंपल बीए प्रोग्राम में आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इनमें से एक आपके पास होना ही होना चाहिए। यदि आपके पास हिस्ट्री है, तो दूसरा आपके पास, ध्यान से समझना, एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री है, तो दूसरा ज्योग्राफी भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है।
इन तीनों में से कोई भी एक साथ में हो, या हिस्ट्री की जगह यदि आपके पास एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो दूसरा हिस्ट्री भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, तो भी आप इसमें पात्र हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं, यदि यहां पर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा कोई और सब्जेक्ट, मान लीजिए आप कहें कि मेरे पास एक तो इकोनॉमिक्स था और एक पॉलिटिकल साइंस था, क्या मैं टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? आप नहीं कर सकते। आपका एक सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से होना ही होना चाहिए, बाकी दूसरा बाकी बचे हुए में से तीनों में से हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन की गई है। फिर उसके बाद में ऑनर्स वाला आ जाएगा, वो ऑनर्स वाला और बता देता हूँ। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, यदि आपकी हिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री है तो बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आपने 2 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए, वो यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार यदि आपकी ज्योग्राफी में ऑनर्स है, या तो हिस्ट्री में ऑनर्स या ज्योग्राफी में ऑनर्स, 2 ही चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। यदि हिस्ट्री में ऑनर्स है तो बाकी के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस में से कोई आपने 1-2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपकी ज्योग्राफी में ऑनर्स डिग्री है तो आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। बस ये बात यहीं पर समाप्त हो जाती है, इसमें और कुछ भी नहीं है। संस्कृत के लिए या तो जो भी आपकी थर्ड लैंग्वेज है वो आपने 3 साल पढ़ी हुई हो, लैंग्वेज का तो वही रहता है, 3 साल आपने पढ़ी हुई हो तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई इसमें, यानी आपका बीएससी किया हुआ हो या ऑनर्स किया, बीए, बीएससी भी जो भी आपका है, या फिर आपका ऑनर्स प्रोग्राम हो तो उसमें 2-2 साल आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में एक चीज़ आपका सीटेट, आपका सीटेट पास होना चाहिए। तो एक आपका बीए, आपका स्नातक हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, साथ में आपका सीटेट हो गया। फिर उसके बाद में चाहिए बीएड डिग्री। तीसरी शर्त ये है, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका सीटेट हो गया, आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। बीएड डिग्री में यहाँ पर स्टार क्यों लगा रखा है? ये स्टार इसके लिए लगा रखा है कि शुरू में एक पॉइंट आया था कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड, जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला किया है, उनके लिए बीएड वाला ये ऑप्शन यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो उनका तो 4 ईयर वाले प्रोग्राम में ही हो गया, तो उनके लिए ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि उनका तो ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड हो गया है। तो वो जो कोई ऐसा कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर 4 ईयर वालों को कुछ बता रहे हैं कि एलिजिबल नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आप भी के लिए दिया गया है, 4 ईयर वाले जो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला है वो आपके लिए निश्चित रूप से है। फिर उसके बाद में देखिए टीजीटी म्यूजिक और आर्ट, और इसके लिए देखिए सबके लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है एज के बारे में, वो आप थोड़ा सा देख लेना। और एज रिलैक्सेशन के बारे में यदि आप अलग से देखना चाहें तो मैं वहाँ पर आपको दिखा दूंगा। कुछ 1-2 चीज़ में इसमें और इम्पोर्टेंट बात थी। एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ पर एससी और एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल से कंटिन्यूस सर्विस है वो 5 साल के लिए हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यदि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इसके लिए अलग देखिए 15 साल, 13 साल, 10 साल है। विमेन, ऑल कैटेगरी की विमेन हैं, उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन है। 35 में आप ये ऐड कर लेना। और ये जो पहले से इनके एम्प्लॉई हैं उनके लिए अलग से दे रखा है, एक्स सर्विसमैन का अलग से दे रखा है, ये सभी आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और था, एक मैं भूल रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर जो मुझे बताना था आपको। तो ये सारी बातें हो गई आपकी, मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर किया है। आपने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम समय समय पर जरूर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और बात भी यदि इससे संबंधित भी बात बताते हैं तो हम अच्छे तरीके से पढ़ के और सारी इन्फॉर्मेशन लेके बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे जो विद्यार्थियों के मन में, जिन्होंने मैसेज आए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। हम कोशिश करेंगे इसके संबंध में कुछ कंटेंट लाने की, जब ये एग्जाम होगा उससे पहले पहले हम कुछ पढ़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। यदि आप हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, या एनसीईआरटी से संबंधित चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से आप जुड़िए और हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को डाउनलोड कीजिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद।